नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये मौर्य काल का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है जिसमें हमने मौर्य काल की विशेषताएं और मौर्य इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आपने नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये रिट का लेक्चर नंबर 34 है। इसके पहले 33 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने रिट एसएसटी के नाम से, तो वहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये 322 ईसा पूर्व नंदवंश शासक घनानंद को परास्त करके मगध के शासक बने थे। तो इनका जो शासनकाल था वो था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। नामकरण की बात करें तो यूनानी लेखकों के विवरण में चंद्रगुप्त के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। ये क्या कहते हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं सैंड्रोकोट्स। तो सैंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं इनको। इसके अलावा एपियन, ये प्लूटार्क जो हैं इसे एंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके अलावा जो फिलाकर्स हैं ये क्या कहते हैं? फिलाकर्स ने उनके नाम का जो उल्लेख किया वो कहते हैं ये सैंड्रोकोप्टस। ये कहते हैं सैंड्रोकोप्टस। थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने लिए। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि सैंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। और इसके अलावा एंड्रोकोटस भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है और सैंड्रोकोप्टस भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। और सबसे पहले विलियम जॉन्स ने ही 1793 ईस्वी में इन नामों का समीकरण भारतीय इतिहास में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। मतलब सबसे पहले इन्होंने ही पहचाना कि ये जो नाम दे रखे हैं ये चंद्रगुप्त के ही नाम हैं। सबसे पहले किसने पहचाना? विलियम जॉन्स ने। कब? 1793 ईस्वी में। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो प्रारंभिक जीवन में इतिहास में तो यह नहीं कहीं नहीं मिलता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो मतलब इनके जो जन्म की डेट है वो फिक्स नहीं है, लेकिन यूनानी साक्ष्य हमें बताते हैं कि 326 और 25 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त हैं वो एक युवक थे। तो जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका जो जन्म है वो 350 ईसा पूर्व के आसपास ही हुआ था। कंफर्म नहीं है, बस ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जन्म जो है 350 ईसा पूर्व के आसपास ही हुआ था, क्योंकि 326 और 25 ईसा पूर्व में ये क्या थे? एक युवक थे। उसके ज्ञात जीवन की पहली घटना ये है कि वो 326 और 25 ईसा पूर्व में सिकंदर से मिले थे, इसीलिए। इसके अलावा जो प्रसिद्ध लेखक बुद्धघोष ने लिखा है कि मौर्यों का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके राज्य में मयूरों की बहुतायत थी। कई बार क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये नाम क्यों इनका फेमस हुआ, तो ये इसीलिए क्योंकि उस समय जो थे मयूरों की वहाँ अधिकता थी। इसके अलावा मौर्य जाति से संबंध होने के कारण चंद्रगुप्त एवं उनके उत्तराधिकारी भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए हम इनको मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। बौद्ध ग्रंथों के उल्लेखों से ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के पिता मौर्य जाति के प्रधान थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य में बाल्यावस्था से ही नेतृत्व का गुण था और वह अपने मित्रों के साथ जो खेल खेलते थे तो उस समय भी उनका जो पसंद था वो नेतृत्व करना ही उन्हें पसंद आता था। मगध के नंदवंश को उखाड़ फेंकने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य वहाँ से निकले और उस वहाँ पर रास्ते में उन्हें वन में एक बालक चंद्रगुप्त दिखे और उन्होंने चंद्रगुप्त में राजसी लक्षण को देखा। और उस समय वो कौन सा खेल खेल रहे थे? उस समय वो गेम खेल रहे थे राजकिलम नामक एक खेल था। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय वो खेल खेल रहे थे
और उसी आचार्य चाणक्य ने उसी समय डिसाइड किया और उनको अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला उनको लेकर चले गए। उस समय क्या हुआ था, जो मगध के जो नंदवंश थे तो घनानंद ने उनकी इंसल्ट कर दी थी, अपमान किया था उनका। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि उनका जो वंश है वो उसको उखाड़ फेंकेंगे। तो इस प्रतिज्ञा को वो पूरा करने के लिए जब जा रहे थे तो उनकी मुलाकात किससे हुई, चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त को उन्होंने देखा और एक ही नज़र में पहचान लिया कि इनमें लीडरशिप यानी नेतृत्व के अच्छे गुण हैं, तो ये नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मेरे काम आएंगे। तो उस समय जब वो चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य ने देखा तो उस समय वो राजकिला में एक राजकीय खेल है वो खेल रहे थे। और उसमें इस गेम में क्या होता है कि इस गेम में जो बालक चंद्रगुप्त थे वो राजा बनते थे और उनके जो मित्र थे वो सभासद बनते थे। इस राजसभा में बैठकर बालक चंद्रगुप्त न्याय वितरण का कार्य करते थे। ये जो गेम था, इस गेम में क्या करते थे, वो न्याय वितरण का कार्य करते थे। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, कौन कौन सी इनकी विजय हुई थी। तो 317 ईसा पूर्व में यूडेमस ने भारत छोड़ दिया। इसके बाद जो चंद्रगुप्त थे वो सिंध और पंजाब के एक छत्र शासक बन गए थे। इसके अलावा बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग में आक्रमण किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो नंद साम्राज्य था उसके केंद्रीय भाग में आक्रमण किया, जिससे वह असफल रहे, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करते हुए मगध पर विजय प्राप्त की थी। और इस युद्ध के बारे में जो कथन है, एक तो मिलिंद बनहो कहते हैं कि ये रक्त रंजित युद्ध था, और जबकि जो मुद्रा राक्षस है इसके अनुसार क्या है कि चाणक्य व चंद्रगुप्त ने बिना खून खराबे के मगध पर अधिकार किया और इस कारण से रक्त विहीन क्रांति भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो नंदवंश का शासक कौन था, घनानंद, और घनानंद के मंत्री थे भद्रशाल। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र बिहार को अपनी राजधानी बनाया। तो इनकी राजधानी भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी किस बनाया था, पाटलिपुत्र को। इसके अलावा सिकंदर के निधन के बाद एंटीओकस का पुत्र सेल्यूकस शासक बने थे। जो सिकंदर जो थे उनकी जब निधन हो गया था तो एंटीओकस के जो पुत्र थे सेल्यूकस वो वहाँ के शासक बने थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, इनको युद्ध में हरा दिया। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न बन जाते हैं कि किसकी हार हुई थी, कौन जीता था, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य से कौन हारे थे, सेल्यूकस। तो सेल्यूकस जो है पराजित हुए थे, और जिसका वर्णन जो है एपियस अपियानुस में मिलता है। इसके अलावा मकदूनियाई दास्ता से मुक्त कराया। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को मकदूनियाई दास्ता से मुक्त कराया, इसलिए इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक व भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेल्यूकस की संधि की कुछ शर्तें हुई थी, और वो शर्तों में उस शर्त के अकॉर्डिंग समझौते के तहत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने काबुल, जो कि परोपनिस्टाई, हेरात, एरिया, कंधार, अराकोसिया, मकरान, बलूचिस्तान, जेड्रोसिया प्रांत, ये सब प्रांत उन्होंने सौंपे। इसके अलावा अपनी जो पुत्री हैं हेलेना, जिसको कार्नेलिया भी बोलते हैं, इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, जो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे, और सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने अपनी यात्रा का विवरण, इनकी पुस्तक है इंडिका, इसमें किया। इसमें भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन है। मेगास्थनीज भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार थे। तो ये जो मेगास्थनीज थे ये भारत का इतिहास लिखने वाले प्रथम विदेशी इतिहासकार थे। उन्होंने पाटलिपुत्र का आकार जो है समांतर चतुर्भुज जैसा बताया। इसके अलावा पाटलिपुत्र
चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो गंगा और सोन के संगम पर स्थित भारत के सबसे बड़ा नगर था। कहाँ पर स्थित थी? गंगा और सोन नदी के संगम पर, और ये भारत का सबसे बड़ा नगर था। इसमें जिसके अवशेष पटना के कुम्हार गांव में विद्यमान है तथा मैगस्थनीज ने यहाँ लकड़ी से बने चंद्रगुप्त मौर्य के महल की प्रशंसा की तथा फायान के अनुसार यह राजप्रसाद मानवकृति नहीं है बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। ये किसने कहा? फायान ने। इसके अलावा एरियन के अनुसार इन राजप्रसादों की तुलना सूझा और एक बेतना के महल से कर सकते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी, और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 700 ईसा पूर्व पाकिस्तान के पंजाब जिले में रावलपिंडी के पास सिंधु और झेलम नदियों के मध्य हुई। इसका अभूतपूर्व विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और यह 500 ईसा पूर्व में आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसको विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। वह इसको जैन धर्म का तीर्थ स्थल की उपमा भी दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया। अपना अंतिम समय जैन भद्रबाहु के साथ उन्होंने श्रवण बेलगोला, मैसूर जो कर्नाटक में है, वहाँ पर व्यतीत कर चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना पद्धति को अपनाकर अपने प्राण त्यागे। तो ये आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। और किसके कहने पर? तो भद्रबाहु के कहने पर इन्होंने अंतिम समय अपना गुरु बनाया था, और अंतिम समय में ये जैन भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर कर्नाटक में है, वहाँ पर इन्होंने अपना समय व्यतीत कर चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना पद्धति को अपनाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद बात करें हम प्रथम जैन संगति की। यहाँ जैन धर्म की बात हो रही है इसलिए मैंने संगति ली है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार संगति से भी प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। तो जो प्रथम जैन संगति है ये हुई थी 300 ईसा पूर्व, और पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, और उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात करें जैन धर्म के बारे में। थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। जो जैन धर्म है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर यानी कि आचार्य हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर। पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। दक्षिण से भद्रबाहु के मगध लौटने पर अन्य जैन संतों द्वारा महावीर स्वामी के मूल सिद्धांतों की जगह उदारवादी सिद्धांत अपनाने के कारण भद्रबाहु व अन्य जैन संतों के बीच दूरियां बढ़ गई, और इसी कारण जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में बंट गया था। चलिए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय जो इनका शासन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में फारस ईरान तक फैला हुआ था। और इस संबंध में विसेंट स्मिथ ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य ने भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसे पाने के लिए महान मुगल तड़पते रहे तथा अंग्रेज आहें भरते रहे। तो इस तरीके से इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त जो है वो पहले मौर्य सम्राट थे जिसने दक्षिण भारत जीता। इसकी जानकारी अहनानूर मुरनानूर नामक ग्रंथों से हमें मिलती है। इसके अलावा प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना की मदद से संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने लोकोपकारी कार्य करते हुए गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था हेतु गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। और
तो ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना है। और इस सुदर्शन झील के बारे में जो हमें जानकारी है, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और इस लेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत है, जो संभवतः भारत की प्रथम संस्कृत अभिलेख था। मयूर जो है मौर्यों का राज चिन्ह था, तो ये भी आपको याद रखना है कि मौर्यों का राज चिन्ह कौन सा था? मयूर। इसके अलावा सर्वप्रथम ग्रुनबेडेल ने मयूर की आकृति को लोरियानंदगढ़ स्तंभ पर देखा और इसे मौर्यों का राज चिन्ह बताया। किसने? सर्वप्रथम ग्रुनबेडेल ने। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा लेक पर अन्नागार का चित्र बना है तथा यह संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा महास्थान लेख, तो महास्थान लेख भी अन्नागार का उल्लेख करता है तथा चंद्रगुप्त पहला शासक था जिसने अकाल से निपटने हेतु अन्नागार राशनिक प्रणाली स्थापित की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे पहले शासक कौन थे जिन्होंने अन्नागार का बनाए थे। तो इस संबंध में ये आ जाएगा, इसका इम्पोर्टेंट बन सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके अलावा उनके द्वारा ही दूरी निर्देशक प्रस्तरों का निर्माण किया गया था। इसके समय में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल भी पड़ा था, तो ये भी याद रखना है कि मगध में उस समय 12 वर्ष का भीषण अकाल भी पड़ा था और वहाँ से हमें ये अन्नागार का उल्लेख मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसमें वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संपूर्ण डिटेल पढ़ ली है और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इनके पुत्र के बारे में, बिंदुसार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।